तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तुम्हारे मुंह से गिलवाना था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और तुमने 7 साल तक मुझे धोखा दिया। मैं उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती रही, रातों को उठकर रोती रही, बच्चे के लिए तड़पती रही, परेशान होती रही, लेकिन मेरी तबीयत खराब कर ली, अपने शक्ल भी खराब कर ली। लेकिन तुमने एक रात मैंने देखा कि मेरी पत्नी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसे आवाज़ देने लगा तो मुझे उसकी आवाज़ बाथरूम से आई। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि जब मैं बाथरूम में गया तो वह खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या खा लिया है तुमने? तो उसने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, यह तो उल्टी है जो हर औरत को आती है। फिर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खुशी से मेरे गले लग गई और खुशी से कूदने लगी। लेकिन मैं ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि मुझे पता था कि हमारे यहाँ कभी भी संतान नहीं हो सकती। फिर मेरी पत्नी पेट से कैसे हो सकती थी? इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं अपना सिर पकड़ कर रह गया। और मैंने उसी वक्त अपने पत्नी की एक ऐसी चीज़ को, मेरा नाम अशोक है और मेरी पत्नी का नाम निर्मला था। हम दोनों ने लव मैरिज किया था और हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यूं तो हमारा लव मैरिज था, लेकिन फिर भी खानदान वालों की कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए हमें किसी ने ज़्यादा कुछ बातें नहीं सुनाई। पीठ पीछे शायद बोलते थे, लेकिन मुंह पर कोई नहीं बोलता था। हम अपने अपने माँ बाप के घर भी जाते और त्योहारों में मिलना जुलना भी लगा रहता था। लड़का हो या लड़की, शादी हो जाए या फिर, उन सब से एक ही सवाल पूछते थे कि बच्चा कब पैदा हो रहे हो। हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था। हमें फ़िलहाल बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। हमने लव मैरिज किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि साल भर में ही बच्चा पैदा कर लेते और फिर बस उसके बाद दूध डायपर ही पूरा करते रहते। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये भी शादी के लड्डू की तरह ही होते हैं, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। बच्चे पैदा करने के बहुत शौक होता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो ठीक से इंसान बाथरूम भी नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने अपने पत्नी को कहा था कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसे बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक था। उसने मुझे एक डब्बा दिखाया और मैंने अंदर देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर मुंह के सामान, और मैंने कहा, यह सामान तुमने कब लिया? तो वह कहने लगी कि जब हम हनीमून पर गए थे तो वहाँ पर एक दुकान नज़र आई थी, वहाँ से ले लिया। आगे इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। मैंने कहा, पहले बच्चे दुनिया में आने दो पगली, मुझे इतनी जल्दी किस बात की है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे बहुत जल्दी है। बस यूँ समझिए कि मैंने अपने बच्चे के लिए ही शादी की है। जब मैं उसको हैरान होकर देखा तो वो चुप हो गई और थोड़ी देर बाद कहने लगी कि मैं मजाक कर रही थी, पर मुझे बहुत जल्दी जल्दी प्यारा सा बच्चा पैदा करना है और उसका नाम विजय रखूँगी। अगर लड़की हुई तो उसका नाम शांति रखूँगी। मुझे कुछ दिन तक ऐसा लगने लगा कि मैंने पहले से ही किसी शादीशुदा औरत से शादी कर ली है जिसका बहुत सारे बच्चे हैं। उसको तो बच्चों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं रहा। पूरा दिन बच्चे से बातें करती थी। एक दिन मैं घर आया तो उसको देखा कर हैरान रह गया। उसका पेट फूला हुआ था और वह पेट पर हाथ लगाकर हंस रही थी। मैंने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तो हंसते हुए कहने लगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, मजाक नहीं करो, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर डाला है तुमने अपने पेट में? ऐसा क्या हो गया है? सुबह में गया था तो तुम अच्छी भली थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। तो उसने पेट से तकिया निकाला और कहा कि माफ़ कर दो, मैं देख रही थी कि जब मैं माँ बनने वाली होंगी तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा। बस मुझे जल्दी जल्दी एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना है। मेरी पत्नी की सारी बातें घूम फिर कर बच्चे पे ही आती। अब मैं बस परेशान हो गया था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बातें की तो उसने कहा कि आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बच्चा पैदा करना चाहती। आजकल की औरतें तो कहती हैं कि हमने बच्चा पैदा नहीं करना है, नहीं तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा। बड़ा भयानक है कि
तेरी ऐसी पत्नी सोच वाली मिली है, ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी बच्चे पसंद है, लेकिन अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और ये कहती है कि बच्चा पैदा करना है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यह सब कुछ ही तो तेरे हाथ में है, पर तेरी पत्नी जो कि पूरा दिन सारे कहती रहती है और बार बार कहती है कि हमारे यहाँ बच्चा कब होगा। जब मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर दिया तो मैंने भी सोचा कि बच्चा आज या कल तो होना ही है, बस इसको एक बच्चा पकड़ा देता हूँ, ये पूरी ज़िंदगी इसके साथ खेलती रहेगी। मैंने उससे कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाद में ये ना कहना कि मुझे ये सब कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि मैंने पहले ही से ही तैयारी कर रखी है। मैं उसका मतलब ये नहीं समझा कि कौन सी तैयारी की है। पता चला कि उसने पहले से ही बच्चे के लिए कुछ पैसे भी जमा किए हुए थे। अब मैं और कुछ नहीं सोचा और बस सोच लिया कि करते हैं बच्चा पैदा। और आज बस इस बात को काफ़ी समय हो गया था कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। अजीब सी बात थी कि जब भी मेरी पत्नी टेस्ट कराती तो वह नेगेटिव आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। 1 हफ्ते ठीक से खाना नहीं खाती, बात तक नहीं करती थी, बोलती थी। 1 साल तक हम लोग कोशिश करते रहे तो फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचा। वैसे भी कहते हैं कि जब तक 1 साल पूरा ना हो जाए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 साल का वक्त तो जायज़न होता है। डॉक्टर के पास गए और कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। यह डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी। उसने कहा कि मुझे आप लोगों के केस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसने कहा कि मैं तो आप लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देती हूँ। उसने हमें एक मीनल नाम के डॉक्टर के पास भेज दिया। ये बहुत अच्छा डॉक्टर था। मैंने जब इसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर याद आया कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था यह भी वहीं कॉलेज में विंग में पढ़ाई करता था और मुझे भी जानता था। जान पहचान वाला डॉक्टर निकला आया तो काफ़ी खुशी हुई। उसने कहा कि दोनों को टेस्ट होंगे, लेकिन रिपोर्ट आपके 2 दिन बाद मिलेगी। 2 दिन बाद खुद ही रिपोर्ट लेने चला गया। मेरी पत्नी भी साथ जाना चाहती थी, पर मैंने कहा कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं ऑफिस से आते हुए रिपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा, तुम परेशान नहीं होना। इस रिपोर्ट के पीछे वह पहले ही मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब कर चुकी थी। बार बार कहती थी कि अगर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ बच्चा ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। वह कहती थी कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगी और मैं उसे कहता था कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या ज़िंदगी में सिर्फ बच्चे ही रखे हैं, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसने कहा कि आपसे प्यार है, लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो, नहीं तो मेरी पत्नी डिप्रेशन में चली जाएगी। और वही हुआ कि जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है तो उसे वह चीज़ नहीं मिलती और भगवान उसे उसी को लेकर परीक्षा में डाल देता है। पर यह भी सच है कि ऐसी परीक्षा को पूरा कर लेने वालों के साथ फिर अच्छा ही होता है, लेकिन यह परीक्षा बड़ी मुश्किल से होता है। शायद हम लोग भी उन लोगों में से थे जिन्हें भगवान ने परीक्षा के लिए चुन लिया था और यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे बच्चे का इतना ज़्यादा नहीं चाहा था, लेकिन मेरी पत्नी तो जैसे पैदा ही माँ बनने के लिए हुई थी। जब मैंने यह खबर सुनाई तो वह बेहोश हो गई। मैं उसे इसी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आप लोगों के देने के लिए कोई तसल्ली भी नहीं है। आप लोग चाहें तो IVF करवा लें या फिर चाहें तो कुछ और करवा लें। आप लोगों को हाँ संतान पैदा नहीं होगी। आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर लें और जल्दी कर लें, तुम्हारा ही ठीक होगा। वह कहती थी कि मुझे अपना बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा कि IVF करवाना है तो करवा लें, इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा और वो सफल नहीं होगा।
ये भी आपका ही बता दूं तो डॉक्टर ने कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। आप लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे, लेकिन परिणाम यही रहेगा। इसीलिए आप लोगों को पहले ही अच्छा सुझाव दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी 2-3 दिन तक बीमार रही, ठीक से खाना नहीं खाती थी, फिर भी मैंने अपना कसम देकर उसे खाना खिलाया। उसने कहा कि किसी और डॉक्टर से इलाज करवाएं, तो मैंने उसे एक बात समझाई कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम डॉक्टर से इलाज करवाएं, और इस सब का इलाज बहुत महंगा होता है, बहुत पैसे लगते हैं, 80,000 तक का टेस्ट होते हैं, पूरे कौन करेगा। और रही बात IVF से बेबी पैदा करने की, तो वह लाखों का खर्चा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम अमीर हैं? हमारे पास कुछ नहीं है और हम अकेले हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ अच्छे से पेश आते तो यही उनकी कृपा है। इससे ज़्यादा हम उनसे और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उनके पास भी क्या है? मैंने अपनी पत्नी को किसी तरह समझा तो लिया था, लेकिन वह इसी तरह कुछ ना कुछ कहती रहती थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती तो कभी किसी हकीम के पास चली जाती, कुछ ना कुछ इलाज कराती रहती। अब तो उसे बुरे सपने भी आने लगे थे। वह कपड़े जो भी हमारे बच्चे के लिए बनवाए थे खराब हो गए थे। समय से ही उसे गुजरता गया और हमें पता ही न चला कि 7 साल कैसे गुजर गए। इन 7 सालों में मैं उन लोगों ने हमारे अपनों की बहुत सी मुसीबतें सुनी। मेरी पत्नी घर वालों से कहती थे कि तेरे पति कोई दिक्कत है, और अब मेरे घर वाले कहते कि वह लड़की बांझ है, तो तूने इससे शादी क्यों की? तुमने कब का नाराज किया और फिर तुझे क्या मिला? एक बांझ औरत। लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले, लेकिन मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे प्यार का पूरा यकीन हो गया है। मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत इच्छा थी। आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार था कि यह सब कुछ होने के बाद आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, और आप मुझे अब भी इसी तरह चाहते हैं, मेरी परवाह करते हैं। और आज तक आपने याद नहीं है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई संतान नहीं हो रहा है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। और मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है। बहुत अच्छी लगती हो तुम। मैं तो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अपने पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। कभी कभी उसके पाँव की मालिश भी किया करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती थी, तो उससे भी पर रिएक्शन हो जाते थे। मैं उसे मना करता था कि यह सब नहीं करें, पर वह कहती थी कि हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। अब हमारा घर जिसमें हम रहते हैं उसका किराया बहुत बढ़ गया था, इसीलिए हमने सोचा कि घर को बदलते हैं, लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमने सामान पैक करना शुरू किया। मैंने अपने पत्नी को कुछ डब्बे ला कर दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान बांध लो। मैं और दूसरा घर देखने लगा। वैसे ही इस कॉलोनी में हम लोग मशहूर हो गए थे। सबको पता था कि हमारी संतान नहीं है। मेरी पत्नी को कोई गोद भराई की रस्म भी नहीं बुलाता था, अपने बच्चों को उससे दूर रखता था। बच्चे उसे उठाने नहीं देते थे। मैं उसे कहता कि बच्चा गोद ले ले, तो इस बात पर वो भी कहती थी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा, मुझे बच्चा होगा, मुझसे ही होगा और वह हमारा अपना होगा। कभी कभी उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैं क्या कर सकता था। पर घर बदल दिए थे कि मेरी पत्नी को ज़्यादा लोगों की बातें न सुननी पड़े। जिस तरह हम रहने के लिए अब आए थे, यह कोई मोहल्ला नहीं था, एक बिल्डिंग थी, और यहाँ पर सब फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन ऑफिस से घर आया तो वह मेरी पत्नी से बातें कर रहा था। मैंने भी उससे हेलो नमस्ते कर लिया। उसने कहा कि उसका नाम जिग्नेश है और यहाँ पर अकेला रहता है। उसके घर में कुछ ख़त्म हो गई थी तो वह लेने आया था। जब मैं अंदर आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या कर रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, लड़का अच्छा है।
मैंने कहा कि लड़का अच्छा तो है लेकिन अकेला लड़का है, इसीलिए उससे जरा बच के रहना। तो मेरी पत्नी मुझे हैरान होकर देखने लगी। उसने कहा कि क्या हो गया है आपको, मेरे छोटे भाई जैसा है वो। मैंने कहा कि तुम उसे छोटा भाई समझती हो लेकिन वह तुम्हें बड़ी दीदी नहीं समझता होगा। तुम बहुत सुंदर हो इसीलिए कह रहा हूँ। मेरी पत्नी ने इस बात के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब हम यहीं पर रहने लगे। रिश्तेदारों का आना जाना कम हो गया था, लेकिन मेरी पत्नी जब भी बीमार रहती, उसकी तबीयत खराब रहती, उसने दवाइयाँ खा खा कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। बहुत रोती थी। 7 साल गुजर गए थे। लोग बहुत सिंपैथी देते थे, कहते थे कि तुम ही हो जो इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो, नहीं तो क्या फ़ायदा है। और कुछ लोग तो ये बात मेरी पत्नी के सामने भी कर देते थे। वह कहते थे कि घर को संभालना भला कोई काम है? घर को संभालने के लिए, खाना पकाने के लिए तो नौकरानियां मिल जाती हैं। एक काम वाली बाई रख लो तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो पत्नी का काम है वह तो औरत कभी नहीं कर सकती। यह तुम्हें कभी संतान पैदा करके नहीं दे सकती। जो मुझे ऐसी बातें करता है मैं उससे कभी कभी झगड़ा भी कर लेता था और लोग कहते थे कि मेरा ही दिमाग खराब है। हमारा सामान बाद में आया तो मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही फालतू सामान था। हमारे घर में जो आदमी रहने के लिए आया था उसने हमारा कुछ बचा हुआ सामान भी वापस भेज दिया था। शायद वह बहुत ईमानदार था। उसने कहा कि होगा कि किसी का सामान हमने नहीं लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो हम जानबूझकर वहीं पर छोड़ आए थे, लेकिन वह चीज़ें फिर से यहाँ पर आ गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इन्हों को भंगार में बेच देना। मेरी बात में एक नज़र देख लूँगी, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूरी कोई कागजात हो। मैंने कहा कि हाँ देख लेना, और फिर मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन से मेरी पत्नी मुझसे ठीक से बातें नहीं कर रही थी। ऐसे ही उसका मूड बहुत ख़राब रहता था। जब से उसे पता चला था कि वह माँ नहीं बन सकती, उसका मूड कभी भी ख़राब हो जाता था। इसीलिए मैं उसे ज़्यादा जिद नहीं करता था। पर एक दिन उसने मुझे कहा कि आज रात को जल्दी आ जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है। और सुबह उसने मुझे भी यह बताया था कि मैं एक औरत के पास जा रही हूँ जो बांझपन का इलाज करती है। मैंने उसे मना किया था, पर उसने कहा कि इलाज तो करवाना ही है। वह वहाँ से दोपहर में वापस आ गई थी और उसके बाद अब रात को कहने लगी कि जल्दी आ जाना। जब मैं घर आ गया तो उसने माहौल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि पूरे घर में फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। आज न तो दिवाली थी और ना ही मेरा जन्मदिन था कि मेरी पत्नी का जन्मदिन था। मैं सोचने लगा कि कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर यह सब कुछ किस खुशी में हो रहा था? मेरी किसी रिश्तेदार की भी न तो आज शादी की सालगिरह थी, ना ही जन्मदिन था। फिर यह सब कुछ मेरी पत्नी ने क्यों किया था? खैर, मैं आगे बढ़ा तो वह सामने खड़ी थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था। मैंने कहा कि क्या बात है, आज तुम बहुत चमक रही हो। तो कहने लगी कि बात बहुत बड़ी है, और मेरे हाथ में एक डब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि ये क्या है इसमें? तो कहती है कि इसको खोलो। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट था जो पॉजिटिव नज़र आ रहा था। इसका मतलब था कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे अगर मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। यह खबर तो बहुत बड़ी थी हमारे लिए। ऐसे ही ठीक है जैसे कोई इंसान मर रहा हो और उसे कोई कह दे कि तुम मर नहीं रहे हो बल्कि तुम्हें ज़िंदगी मिल गई है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्शन दूँ। मेरी पत्नी रोते रोते मेरे गले लग गई, तो मैंने भी उसे गले लगा लिया और कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मुझे पता है आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं 2-4 दफ़ा टेस्ट किया है और मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं किसी हकीम के पास नहीं गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसी ने मेरा टेस्ट करवाया है। ये देखिए मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट भी है। अब तक हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो साथ ही जाना होता है और हमारा एक ही डॉक्टर था, लेकिन आज वह किसी
औरत के पास चली गई थी। मैंने जब रिपोर्ट देखा तो मैं हैरान रह गया था। मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब मेरी पत्नी फिर से बच्चे की तैयारियां करने लगी, उसने मुझे पैसे मांगे दे। मैं तो गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, तुम भी तो बच्चे के लिए पैसे जमा किए थे ना। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लेकिन वह सारे पैसे तो बच्चे के इलाज पर लग गए। अब आपकी ही पैसे देने होंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया, लेकिन मैं अभी तक हैरान था कि वह सब कैसे हो गया। जब 7 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता था। और वह पड़ोसी भी कोई न कोई चीज़ मांगने के लिए आ जाया करता था। मैंने जितना कहा था कि उससे दूर रहना, उतना ही वह हमारे घर का चक्कर लगाता था। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी कि वह तो लड़का है, बच्चा है, लेकिन मैं जानता था कि मर्द कभी भी औरत के लिए बच्चा नहीं होता। मेरी मासूम पत्नी को ये बात कौन समझाता। उसे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। जब से उसने ये खबर सुनाई थी तो वह माँ बनने वाली है, तो मैं हैरान रह गया था। वह मुझे पहले की तरह चाहने लगी थी। अब हमारा रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। नहीं तो वह हमेशा उदास रहती थी, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं था। एक दिन मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गया, वही डॉक्टर जो मेरा दोस्त था, जिसने हमें यह खबर सुनाई थी कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, इस बात को 7 साल हो गए हैं और इंसान के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। अब 7 साल में आपकी पत्नी के शरीर में बदलाव हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है, और आपको भी तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आप पर कृपा कर ली। मैंने डॉक्टर के अजीब नज़रों से देखा और मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम जाकर ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारा चेहरा मुझे काफ़ी पीला पड़ता जा रहा है। उसने कहा कि हाँ। वह वहाँ से चली गई तो मैंने उस डॉक्टर को गला पकड़ लिया और मैंने कहा कि झूठ बोलते हो मुझसे। तुमने ही कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, फिर मेरी पत्नी माँ कैसे बन गई। उसने कहा कि देखो, यह तो तुम पति पत्नी की आपसी मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के सामने झूठ तो नहीं बोलना था ना। वह सच सच में माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि तुमने अच्छी तरह चेक किया है। तो उसने कहा कि हाँ, वह माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि फिर मेरा दोबारा चेकअप करो कि वह यह सब कैसे हो गया। दरअसल बात ऐसी थी कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। जब 7 साल पहले इस डॉक्टर ने हमारी टेस्ट किए थे और कहा था कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और किसी भी औरत को संतान का सुख नहीं दे सकता। उस वक्त मैं घबरा गया था और मुझे डर था कि अगर यह बात समझ में आ गई कि मैं एक नामर्द हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होता। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी भी औलाद नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा था कि तुम रिपोर्ट बदल दो और रिपोर्ट ऐसे बना दो कि सब यह समझेंगे कि मेरी पत्नी में ही कमी है। मैंने इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे। मैंने इसको 3 लाख रुपए दिए थे जो मैंने कर्ज पर उठाए थे, और वह कर्ज मैंने बाद में उतारा था, इसीलिए ऐसा किया था। और इसमें यह भी कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। फिर यह सब क्या था? क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वो किसी और के साथ थी? क्योंकि अगर वह मेरे साथ थी तो यह बच्चा तो मेरा नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि फिर से मेरे टेस्ट करो, हो सकता है इतने सालों में मैं ठीक हो गया हूँ। उसने फिर से मेरे टेस्ट कर लिया और अगले दिन जब रिपोर्ट लेने आया तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो कभी भी वही मामला है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया है। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी और मुझसे झूठ बोल रही थी। इसका मतलब था कि वह किसी और के साथ थी, और ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ सिर्फ घूमती फिरती थी। यह सब कैसे हुआ था, यह तो कोई भी नहीं समझ सकता। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं
कैसे इस बात पर सहन कर लेता था कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार रही है और उसके बच्चे की भी इस दुनिया में लाने वाली थी। वह बार बार मुझसे पैसे मांगती थी, मुझसे खर्चा करवाती थी, कहती थी कि यह तुम्हारा बच्चा है, और मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है। लेकिन अगर मैं उसे ये बात करता तो वह फिर यह भी बताना पड़ता कि इतने साल तक मैंने उसे झूठ बोला है। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन यह बात भी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी कि उसने किसी और के साथ संबंध बना रखे थे, इस बच्चे को पैदा किया था और वह हर वक्त उसी बच्चे से बातें किया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका दूसरा महीना चल रहा है, अभी उसका पेट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि पेट तो कम से कम 6 महीने पर भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत कमज़ोर है, दुबली पतली है। लेकिन तब तक मैं क्या करता, यह सब कैसे बर्दाश्त करता। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बस कर दो यह बातें करना, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं बनने वाला हूँ, यह मेरा बच्चा नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब आपका बच्चा नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? 7 साल बाद भगवान ने हम पर कृपा की है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने यह बात क्यों बताए मुझे, आपने ऐसे बातें क्यों कहा? मैं घबरा गया। मैंने कहा कि ऐसे ही मुझे मुंह से निकल गया था। वो मुझे रोज़ मंदिर ले जाती, वहाँ जाकर चढ़ावे चढ़ाती, क्योंकि उसने मुझसे मंदिरों में प्रार्थना करवाई थी और कहा था कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मैं देसी घी की मिठाई चढ़ाऊंगी। और इस तरह के उसने न जाने कहाँ कहाँ से मिन्नतें मांगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। मैं हर वक्त खींचा खींचा सा रहने लगा था, गुस्से में रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे जो भी फैसला लेना था जल्द ही करना था। मुझे मेरी पत्नी को यह बता देना था कि तुम झूठ बोल रही हो, और पहले मैं 7 साल तक तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब तक मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। मुझे शक था कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से ही मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इसका मतलब है कि ये बच्चा सामने वाली पड़ोसी का था और वह जवान था, खूबसूरत था, मेरी पत्नी के पास आता जाता भी था। तो मैं जब भी आता तो वो बाहर भी खड़ा होता, लेकिन क्या पता दोनों अंदर कमरे में भी बैठ जाते होंगे। एक रात मेरा मीटर घूम गया था और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसीलिए मेरे साथ यह नाटक नहीं करो। इस बात पर वो ऐसे हैरान हुई जैसे वह मेरा बच्चा ही हो। उसने कहा कि ये आपका ही बच्चा है, मैं ठीक हो गई हूँ। आपने डॉक्टर से बात की है ना? सुनी ना, भगवान ने मुझ पर कृपा की है, मेरा बच्चा है। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि मुझे बाँझ नहीं हूँ मैं बाँझ था, यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। जैसे ही यह बात की, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आई और फिर आंखों में आंसू लिए हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा कि मुझे यही तुम्हारे मुंह से गिलवाना था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और तुमने मुझे 7 साल तक मुझे धोखा दिया। उल्टी सीधी दवाई खाती रही, रातों को उठकर रोती थी, बच्चे के लिए तड़पती रही, परेशान होती रही थी, अपनी तबीयत खराब करती रही, अपनी शक्ल खराब कर ली, सेहत खराब कर ली। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। सभी लोग मुझसे बातें सुनाते थे, पूरे समाज के सामने तुमने मुझे जलील करवाया है। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ताने दिए हैं, मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए। 7 साल तक मैंने एक सज़ा काटी है, सिर्फ इसीलिए कि तुम बाप नहीं बन सकते, और तुम्हें यह बात बताते हुए शर्म आ रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया था, अगर तुमने मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा होता तो मुझे यह बात बता देते, तो भगवान की कसम मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं तब भी इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती, लेकिन कम से कम तब मुझे तकलीफ़ न होती जितना अब हुई है। मैंने कहा कि तकलीफ़ हुई है तो जाकर किसी और के साथ चक्कर चला लिया है, किसी और के साथ सोकर आई हो, उसका बच्चा पैदा कर रही हो। तो उसने कहा कि हाँ बोलो, यह सब कुछ बोलो, तुम यह सब कुछ बोलोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं
माँ नहीं बनने वाली हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि लेकिन लेडी डॉक्टर। उसने कहा कि जब वो डॉक्टर तुम्हारे आगे 3 लाख में बिक सकता है तो फिर मैं भी 5 लाख रुपये में खरीद सकती हूँ। जब मैं लोगों को घर ये बदला हुआ मुझे कपड़े में तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी जिसे मैं ये साफ साफ लिखा था कि तुम बाप नहीं बन सकते, और वह आज के 7 साल पहले की रिपोर्ट जो तुमने अपनी तरफ से शायद छुपा दी थी लेकिन मुझे मिल गई थी। वह कूड़ा जो हमारे घर में आया था और तुमने कहा था कि सामान फेंक दो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक दफ़ा देख लूँ, कोई ज़रूरी चीज़ होगा, और उसी सामान से मुझे ये ज़रूरी चीज़ मिली। तब मैंने ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहती थी, वरना जो आदमी मुझे 7 साल तक धोखा दे सकता है, मेरे सामने झूठ बोल सकता है, उसके बाद भी झूठ बोल रहा था। तुम अपना गुनाह कभी नहीं मानते, लेकिन अब तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते। तुम्हारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है और मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद किए हैं, मेरी सेहत बर्बाद की है। मैं बुरी तरह से घबरा गया और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करता, तुम्हें तो पता है ना, समाज वाले। उसने कहा कि अरे, तुम्हें इतनी ही शर्मिंदगी थी तो तुम मुझे बताते। भाड़ में गया तुम्हारा समाज। अपनी पत्नी से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये धोखा ही। अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरी पत्नी कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई तो अपना सामान बांध चुकी थी, मुझे छोड़कर चली गई और अब तक तलाक के मामला कर दिया है। अब वो कहती है कि मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसने मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तलाक ना हो और वह फिर मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं किसी भी औरत से शादी नहीं करूँ तो मुझे संतान भी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं क्या करूँ? सबको यही बता नहीं सकता कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो सकता। बहुत रोता हूँ, अपनी पत्नी के बार बार फ़ोन करता हूँ, अब तो वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती और शायद इस महीने हम लोगों के तलाक हो जाएगी, क्योंकि इस बात को 6 महीने हो गए हैं और वह अपना माता पिता के घर चली गई है। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन आप ही बताएं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता। कितना बड़ा कलंक है ये आप सब जानते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शादी को बचा पाऊंगा। फिर से आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। कोई ऐसे बात बता दे कि मेरे दिल में उतर जाए। मैंने कई वाकई पूरा किया है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।